Hello everyone, welcome to this interactive session. I am Shweta Jha. Today's our guest of honors are Dr. Prashant Kumar Chaudhary. ये न्यूरोसर्जन है, सीनियर न्यूरोसर्जन है, presently working as a senior consultant and a unit head with Sri Balaji Medical Institute and Cancer Hospital पश्चिम बिहार. वेलकम प्रशांत जी, हेल्थ वायर की पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है. हमारे दूसरे गेस्ट है डॉक्टर हरि मोहन जी. डॉक्टर हरि मोहन जी अभी प्रेजेंटली पीएमसीएच पटना में हैं एंड एमबीबीएस के दौरान इन्होंने 5 गोल्ड मेडल जीते. डॉक्टर हरि मोहन जी, आपका भी हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू वेरी मच और होप दिस सेशन विल बी फ्रूटफुल फॉर एवरीवन. अब हम सब रुक करते हैं अपने सवालों की ओर. मेरा पहला सवाल आप दोनों से है. कोरोना वायरस कैन कॉज हार्ट अटैक, हार्ट प्रॉब्लम सच एज arrhythmias, heart attack. Who are the highest risk to this have a heart attack after infected COVID-19? प्रशांत जी. हाँ जी, हार्ट अटैक तो एक सिंपल सी समस्या है कि अगर कोरोनरीज आपकी ब्लॉक होती हैं किसी वजह से, जिसमें जब ब्लड में जो आपकी धमनियां हैं, जो खून चलते हैं, वो अगर किसी वजह से उसकी कोगुलेबिलिटी बढ़ जाती है, थक्का पड़ने की संभावना बढ़ जाती है. नाउ कोरोना वायरस हैज cause such a symptoms that बॉडी में आपके इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स इतने बढ़ते हैं कि खून के सेल्स आपस में क्लॉग होने लगते हैं, जुड़ जाते हैं सब. जब भी ये जुड़कर किसी भी टर्मिनल आर्टरीज में जाकर ब्लॉक होंगे तो वहां पे उस ऑर्गन का फंक्शन खराब होता है. हार्ट उसमें से एक है. तो जब भी वैसे मरीज जो पहले से प्रोन थे, जिनका लिपिड प्रोफाइल पहले से गड़बड़ है, जिनकी कोरोनरीज पहले से पार्शियली ब्लॉक्ड हैं या ब्रेन के वेसल्स पहले से पार्शियली ब्लॉक्ड हैं बिकॉज ऑफ प्लैक्स. वो प्लैक हर किसी में बनते हैं, हमारे आपके सबके अंदर बनते हैं, किसी में ज्यादा किसी में कम. तो जो पहले से नैरो हैं, जो आर्टरीज हैं पहले से पतली हो रखी हैं और उनको कोरोना का इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम काफी हाई मात्रा में जो स्टॉर्म आया, काफी तेज आया, तो उस तेज वाले सिचुएशन में वो कोरोनरीज एडिशनली ब्लॉक हो जाती है, उस पर हार्ट अटैक होने की संभावना होती है. शांति ने काफी अच्छी जानकारी दी. हरिमोहन जी, मैं एक बार आपसे भी इस पे ओपिनियन लेना चाहूंगी कि हार्ट डिजीज, अर्थेमेसिस, इन चीजों की मतलब ज्यादा केसेस अब आ रहे हैं, तो ये क्या कोविड-19 का इफेक्ट है या ये क्या है, एक्चुअली क्या होता है? सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है. एक्चुअली कोविड-19 जो है इसमें ये प्रोथ्रोम्बोटिक स्टेज है, ये थ्रोम्बोसिस कराता है, जो कह रहे हैं सर, जो सिंपल भाषा में बताए बहुत अच्छी तरीके से, कि जो क्लॉग करता है आपस में, जिस वजह से अगर आप एंटीकोगुलेंट्स नहीं लेते हैं या फिर आप पहले प्रोन टू, मतलब आप प्रोन हैं, आपको होने की संभावनाएं ज्यादा है हार्ट अटैक, या लिपिड प्रोफाइल डिरेंज्ड रह रहा है और आपको नहीं पता है, तो आपकी संभावनाएं हार्ट अटैक की बढ़ जाती है. कुछ पेशेंट्स में देखा गया है कि लंबे समय तक अगर बेड रिडन भी रहते हैं तो उसमें दूसरी संभावनाएं, पल्मोनरी एम्बोलिज्म का भी केसेस आता है कि एक थ्रोम्बस होता है कि एम्बोलस होता है, तो वो टूट के दूसरे जगह जैसे ब्रेन में चला जाता है तो स्ट्रोक कॉज करता है. तो इन चीजों पे हमें ध्यान रखना होगा कि अगर कोई भी मॉडरेट टू सीवियर पेशेंट्स हैं या फिर वो बहुत बेड रिडन वीकनेस की वजह से हैं, तो उनमें हमें एंटीकोगुलेंट्स ऐड करना चाहिए ताकि हम इस डिजीज को होने से बचाएं. पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस ये सारी चीजें होती हैं जब कोविड से पेशेंट निजात पा लेते हैं, फिर भी इन चीजों में उलझ जाते हैं. तो ब्लड इन्वेस्टिगेशंस है, डी डाइमर वगैरह, तो वो सारी चीजें यहाँ पे नहीं इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है, लेकिन डॉक्टर्स के कंसल्टेशन में रहना चाहिए. ये नहीं कि मैं 10 दिन हो गया, अगर मुझे फीवर नहीं आ रहा है और वीकनेस नहीं है तो मैं पूरी तरह से रिकवर कर गया हूँ, ऐसी बातें नहीं सोचनी चाहिए. डॉक्टर रिकवर भी अगर आपको डॉक्टर के कंसल्टेशन में कुछ दिन रहना चाहिए. एक्चुअली हमारे दर्शक जानना चाह रहे थे कि हार्ट अटैक, अर्थेमेसिस, ये चीज आ रही है, मतलब क्या इसमें डिफरेंस है? मैं प्रशांत जी से जानना चाहूंगी. और एरिथमिया दोनों एक ही कार्डियक डिजीज का स्पेक्ट्रम है. जब भी थ्रोम्बोसिस की वजह से जो हार्ट के वेसल्स हैं, जिसकी वजह से हार्ट के मसल चलते होते हैं, उसमें अगर ब्लॉकेज आती है तो खून की सप्लाई उस एरिया की रुकती है, वहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है, तो पूरे जो हार्ट की बीटिंग है वो इरेगुलर हो सकती है. एक हिस्सा ज्यादा तेजी से करेगा, दूसरा हिस्सा कम तेजी से करेगा, तो इसे एरिथमिया कहते हैं. तो किसी भी तरह के हार्ट अटैक में, छोटे या बड़े, प्लस जो हाइपरकोगुलेबल स्टेट है जिसमें कि वेसल्स बंद होती हैं, उसमें ये चीजें होती हैं. तो ये दोनों डिजीज एक ही स्पेक्ट्रम के अलग अलग पार्ट हैं. जो हम मेजर हार्ट अटैक कहते हैं वो तो सिंपल है कि पूरा का पूरा हार्ट ही एकदम से धड़कना स्लो पड़ गया या
एकदम से कम हो गया। और जो एरिथमिया है उसमें हार्ट बीट तेज भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। कोरोना में हमने ये देखा है कि इनिशियल जब कोरोना का डिजीज बढ़ रहा होता है उसमें इनिशियली फीवर के साथ साथ रिदम बढ़ता है, रेट बढ़ता है, बट वो इरेगुलर नहीं होता। नॉर्मली 140-150 तक हार्ट बीट देखी जाती है, जिसको कि हम साइनस टैकीकार्डिया कहते हैं कि हार्ट बीट बढ़ा तो बट वो उसकी रिदम जो है, जो ताल है वो ठीक है। बट वही जब कुछ लिमिट से बाहर जाता है, हर एक लोगों में अलग अलग है, किसी में 180, किसी में 200, जब उससे बाहर जाता है तो उसका तारतम्य भी टूट जाता है और तब वो मेजर हार्ट अटैक की तरफ प्रोसीड करता है। तो वहां वो एरिथमिया के बाद हार्ट अटैक देता है। हार्ट अटैक एक कॉमन बोलचाल की भाषा हो गई कि पूरे हार्ट की एक्टिविटी रुक गई। वो या तो मेजर ब्लॉकेज की वजह से हुई या छोटे ब्लॉकेज ने एरिथमिया को इनिशिएट किया, इरिटेट किया, और उस एरिथमिया की वजह से फिर सेकेंडरीली हार्ट ने बीट करना कम कर दिया, ब्लड प्रेशर गिर गया। तो ये दोनों एक ही कोरोना के जो कार्डियक सिम्टम्स हैं उसके एक ही के अलग अलग स्पेक्ट्रम है। एक और चीज देखी जा रही है, मायोकार्डाइटिस। जो हमारे केमिकल मेडिएटर्स रिलीज हो रहे हैं कोविड में, कोरोना में, इस केमिकल मेडिएटर्स के बहुत ज्यादा मात्रा में होने से वो मायोकार्डियम, हार्ट के जो मसल्स हैं, उसको बीट होने से रोकता है। उसका जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है उस पर इफेक्ट है और उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, बीट कम होता है। तो ओवरऑल सबसे पहले हमें दिखता है कुछ लोगों में कि रेट कम हो जाता है। रेट जैसे हमारा और आपका जो नॉर्मल रेट है वो है करीब करीब 72 से 80 पर मिनट। और जब मायोकार्डाइटिस होता है, जब कोरोना इंड्यूस हार्ट पे इस तरह से अटैक होता है, तो उसमें रेट 60 और उसके नीचे चला जाता है, 50, 55, 40। और वैसे क्षण में भी बिना आर्टरी के ब्लॉक हुए भी हार्ट की गति रुकने का खतरा रहता है। तो ये एक तीसरा स्पेक्ट्रम भी देखा गया है इस कोविड में कार्डियक से रिलेटेड। प्रशांत जी ने बहुत अच्छे से बताया और काफी केसेस अभी आ रहे हैं। हाल फिलहाल हमारे न्यूज एंकर, उनको भी इसी समस्याएं देखने को मिली है ऐसी। तो ये काफी अच्छा आपने दोनों लोगों ने मिलकर, हरिमोहन जी और प्रशांत जी ने इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। लोगों को इससे जरूर कुछ अवेयरनेस में उनके पता चलेगा, उन्हें क्या हो रहा है, सिम्टम्स पे जरूर ध्यान देंगे। मेरा अगला सवाल है, आर पीपल विद द हार्ट डिजीज मोर लाइकली टू बी कोविड-19 देन दोज विदाउट? तो ये क्या है कि कोविड-19 वाले को ज्यादा खतरा है या फिर नॉर्मल, अगर हमें कोविड नहीं भी हुआ है तो भी प्रिकॉशन रखनी है, अपने सिम्टम्स को ऑब्जर्व करना है? ये जवाब मैं पहले हरिमोहन जी से लेना चाहूंगी। आपका सवाल मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ कि आप कहना चाह रही हैं कि जो हार्ट डिजीज से पहले से ग्रसित पेशेंट हैं उनको कोविड होने की संभावना ज्यादा है या फिर कोविड होने के बाद कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना ज्यादा है? जी जी बिल्कुल। हाँ, तो देखिए, पहला तो ये कोई मतलब कोविड ऐसा नहीं है कि जो दूसरे को जल्दी पकड़ता है और पहले को कम पकड़ता है, ऐसा नहीं है। अगर आप एक्सपोज होंगे तो आपको, अगर क्लोज कांटेक्ट होता है कि 3 फीट की दूरी से कम में 15 मिनट से ज्यादा किसी कोविड पॉजिटिव पेशेंट के आप रहे हैं, तो उसको हम लोग क्लोज कांटेक्ट कहते हैं। तो वैसी स्थिति में कोई भी पेशेंट हो, हेल्दी इंडिविजुअल्स में भी होने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। अब ये चीजें हैं कि जब अगर कोई हाइपरटेंसिव हैं या फिर कोई पहले हार्ट अटैक के पेशेंट है जो सर्वाइवर हैं, या फिर ट्रिपल वेसल डिजीज होती है कि ब्लॉकेज है लेकिन हार्ट अटैक आया नहीं है, मतलब 10 टू बी हार्ट अटैक हुआ है कि होने वाला है, तो उस सिचुएशन में हमें प्रिकॉशंस ज्यादा लेना चाहिए, हमें अपने आप को एक्सपोज कम करना चाहिए, घर में सेपरेट रहना चाहिए, सो दैट कि हम पहले एक्सपोज ना हो। व्हाट इफ अगर एक्सपोज हो जाए तो एज सुन एज पॉसिबल माइल्ड सिम्टम्स रहे तभी आप किसी अच्छे डॉक्टर की कंसल्टेंसी में, टेली कंसल्टेंसी में आप आ जाए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस कराएं। मैं ऑफ द रिकॉर्ड में, ये साइंटिफिक सेशन ये नहीं है, मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो पैसे हम आरटीपीसीआर और रैपिड एंटीजन कराने में वेस्ट करते हैं, अगर हम लो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के हैं या फिर लोअर मिडिल क्लास के हैं, तो हमें ये करना चाहिए कि ब्लड इन्वेस्टिगेशंस पे ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए पैसे, रादर देन कि ये कोविड में 2000-3000 इन्वेस्टिगेशन, पॉजिटिव भी आएगा तब भी हमारा वही ट्रीटमेंट है, अगर सिम्टम है तो हमें ट्रीटमेंट देना ही देना है। वी कांट रिस्क कि अगर नेगेटिव है तो हम ट्रीटमेंट नहीं देंगे, क्योंकि टेस्ट में भी जी तो टेस्ट में भी नेगेटिव्स आते हैं जो कि ऑलरेडी मतलब फॉल्स नेगेटिव्स होते हैं, जो पॉजिटिव हैं पेशेंट फिर भी नेगेटिव आ रहा है। तो दैट्स व्हाई हमें उस पर रिलाई नहीं करना है, रादर वी शुड रिलाई ओवर द ब्लड इन्वेस्टिगेशन, सो दैट बेसलाइन मेरे पास रहे कि पेशेंट पहले से इतना है, अब डिटोरिएट करेगा या नहीं करेगा।
72 आवर्स पहले हमें अगर साइटोकाइन स्टॉर्म आने वाला है या फिर चीजें बिगड़ने वाली है, तो सीआरपी की अगर बेसलाइन हमें 3-3 दिन पे होती है 72 आवर्स पे, तो हमें प्रोग्रेस पेशेंट का पता चलता है कि कैसे प्रोग्रेस कर रहा है पेशेंट। अगर हम प्रिडिक्ट कर लें कि हमारा पेशेंट 48 घंटे 72 घंटे बाद बिगड़ने वाला है, तो हम उसे अच्छी तरीके से मैनेज कर पाएंगे। तो आप अगर रिपीट टेस्ट हो रहा है तो ये मत समझिए कि डॉक्टर अपने पैसे अपना कमीशन बनाने के लिए रिपीट टेस्ट करा रहा है। देयर इज नथिंग लाइक दैट। ये आपके लिए ही है ताकि हम एक जो ट्रेंड है, डिजीज का ट्रेंड हम देखना चाह रहे हैं कि ये कैसे बढ़ रहा है, तो इसीलिए उस पे ज्यादा टेस्ट 72 घंटे पे कराएं। और जो भी पहले की डिजीज है सारा कुछ एक्सप्लेन करें अपने डॉक्टर्स को। डॉक्टर कोई मतलब ऐसे ही आप गए और देख के नहीं पता कर सकता है कि क्या चल रहा है आपके अंदर, आप किस मेडिकेशन को ऑलरेडी ले रहे हैं, आप क्या क्या आपका हिस्ट्री रहा है डिजीज का, ये आप पहले एक्सप्लेन करें वेरी फर्स्ट डे कि हमें ये दिक्कत है, सो दैट कि वो उस हिसाब से मेडिसिन चलाएं। तो जो भी कोमॉर्बिडिटी वाले पेशेंट है, ये सब के लिए, चाहे डायबिटिक हैं, चाहे हाइपरटेंसिव हैं, चाहे किडनी के पेशेंट हैं, सबके लिए ये लागू होता है कि आप वेरी फर्स्ट डे से ब्लड इन्वेस्टिगेशंस कराएं और जो भी आप अपने डॉक्टर से कांस्टेंट टच में बने रहें, तो आपको कॉम्प्लिकेशंस कम हो। हरिभुवन जी ने बात बताई कि हम सारी सिम्टम्स को डॉक्टर से बिल्कुल बताना चाहिए, पास्ट हिस्ट्री जो है कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए, और ऐसा ना समझे कि डॉक्टर बार बार टेस्ट लिख रहे हैं तो उनका कमीशन बन रहा है। और प्रशांत जी, मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपसे और जानना चाहूंगी कि मतलब ये है ना कि लोगों में जो हार्ट की प्रॉब्लम, जिनके थोड़ी बहुत आजकल अधिकतर लोगों को देखने को मिलती है, क्योंकि जो स्ट्रेसफुल लाइफ है, जो लाइफ स्टाइल है, भले इस कोरोना में थोड़ा लोगों ने अपने ऊपर ध्यान दिया है, लेकिन उससे पहले जो लाइफ स्टाइल है, नाइट शिफ्ट, अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट एंड खाने पीने का भी कोई ठिकाना, हर प्रोफेशन में, यूजुअली मीडिया में तो है ही, अदर प्रोफेशन में भी ये चीजें हैं, तो लोगों का जो ये हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, तो जानना चाहते हैं कि ये जो ऐसी सिचुएशन है, कुछ लोगों ने जिसके टेस्ट कराया तो उन्हें पता है हमें ये प्रॉब्लम है, कुछ ने ऐसी कोई जांच नहीं करवाई पर उन्हें पता है ये सारी प्रॉब्लम हमें भी थोड़ी बहुत होगी, क्योंकि हम उस स्ट्रेस वाले लाइफ में इतने सालों से रह रहे हैं, तो आज 1 साल या 2 साल में बहुत ज्यादा कवर नहीं हो पाया होगा। तो मतलब उन लोगों को कोविड-19 होने के बाद ज्यादा खतरा है डिट्रॉइड होने का, या फिर मतलब नॉर्मल जो ऐसे कोविड-19 हो रहे जो हेल्दी होंगे? बिल्कुल, आपकी संभावना बिल्कुल सही है। इंडियन पॉपुलेशन में अगर हम बात करें तो 40 साल के ऊपर जितने भी लोग हैं, उनको कोई दूसरी बीमारियां हैं या नहीं है, 40 साल के ऊपर के सारे लोग इंडियन पॉपुलेशन में एट रिस्क हैं कार्डियक डिजीज के। वो किसी में 10 साल में प्रेजेंट होगा, किसी में 20 में, कोई 70 के एज में जाकर प्रेजेंट होगा, और कुछ एक लोगों में अभी 38, 40, 42 में ही प्रेजेंट होने शुरू हो गए हैं। नॉट ओनली कार्डियक, ब्रेन के स्ट्रोक भी। तो जो एपिडेमियोलॉजी है, जो हमने बीमारियों का ट्रेंड देखा है पिछले 40-50 साल में, तो ये कार्डियक डिजीज अब कमतर उम्र की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, खास करके हमारे पॉपुलेशन में, जहाँ पे हम हैं, और जो हमारा डेमोग्राफी है जिसमें। तो दर्शकों के माध्यम से ये चीज तो जरूर है कि सब लोग ये जाने कि अगर आप 40 की उम्र के आसपास हैं तो आपको अपने कार्डियक हेल्थ की जांच या उस पर निगरानी जरूरी है, और हर एक साल जरूरी है। कोरोना ने आपको एक मौका दिया है कि आप इसकी जांच करें, और जांच के लिए मशीन देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप 40 के आसपास हैं और यंग हैं, हेल्दी लाइफ जीते हैं, सब कुछ नॉर्मल एक्टिविटी है, फिजिकल एक्टिविटी ठीक है, तो बस आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि जब भी आपको चिंता या स्ट्रेस होती है, उस समय क्या आपकी धड़कन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्या आपको जरूरत से ज्यादा घबराहट होने लगती है। ये घबराहट एक ऐसा शब्द है जो एग्जैक्टली बता देगा कि पेशेंट को कार्डियक प्रॉब्लम या कार्डियक रिस्क है या नहीं है। इसको किसी भी पैरामीटर से, किसी भी थर्मामीटर से मापा नहीं जा सकता। तो हर एक व्यक्ति को, इंडिविजुअल को पता होता है कि किसी भी स्ट्रेस के क्षणों में, वो स्ट्रेस फिजिकल हो सकता है, मेंटल हो सकता है, साइकोलॉजिकल हो सकता है, किसी भी स्ट्रेस के क्षणों में अगर उसे अपनी धड़कन खुद सुनाई दे रही है, जोर से धर 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 कर रहा है, और डर जैसा माहौल मिलना शुरू हो गया कि आपको डर लगना शुरू हो गया, तो आप मानकर चलिए कि आप कार्डियक रिस्क में हैं और आपको कार्डियक इवैल्यूएशन की जांच की जरूरत है। ये एक मोटी बात हो गई जिसके लिए किसी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने आप पर भरोसा रखना है, और जो चीजें हो रही है आपके अंदर उसको समझना है कि हाँ, ये चीज हो रही है, ये कहीं और से नहीं आ रहा। तो अगर आप 40 की उम्र या उसके ऊपर हैं और ये सब चीजें हो रही हैं आपके अंदर, तो आपको एक बेसिक एक ईसीजी की जरूरत है, ब्लड प्रेशर जांचने की जरूरत है, हार्ट रेट जांचने की जरूरत है, और आपको अपने एक फैमिली फिजिशियन को दिखाने की जरूरत है, ताकि एक बेसलाइन चेकअप हो जाए। उसमें जरूरी नहीं है कि आपको हार्ट अटैक के सिम्टम दिखे, एमआई दिखे, उसके लिए बड़ी बड़ी जांचें करें, उसकी जरूरत नहीं है। बट ये सिम्टम अगर आपको कभी भी हुए हैं पिछले 1 साल में भी, तो कोरोना के क्षण में आप जान जाइए कि इसके होने की संभावना कई गुना ज्यादा है। अगर आप छोटे से बुखार में भी आते हैं
तो मैं इसमें हार्ट थोड़ा की एक छोटा बीट, सा और सवाल मतलब करूंगी। आपने कहा कि स्ट्रेस में मैं पर्सनली अपने लिए भी पूछना है, मैं 40 से ऊपर तो नहीं हुई, 40 से नीचे हूँ, लेकिन ऐसा मैंने महसूस किया है जो स्ट्रेस के जब आते हैं तो मेरी धड़कनें भी बहुत तेज हो जाती हैं। तो मतलब क्या अब मुझे भी जरूरत है नॉर्मल जांच की ये या नहीं? बॉडी का रिस्पॉन्स है, ये हार्ट का रिस्पॉन्स है। जब भी आप फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करते हैं तो आपके शरीर में अंगों को ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, न्यूट्रिशन की डिमांड बढ़ती है। उस न्यूट्रिशन की डिमांड को पूरा करने के लिए दिल ज्यादा तेजी से अपनी धड़कन बढ़ाता है, ताकि ज्यादा गति से वो सब सारे न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को मिल सके। तो उसकी एक रफ्तार है कि आप अपनी एक्टिविटी को डबल करेंगे तो हार्ट बीट अगर 80 था तो 90 हो जाएगा, फिर 100 हो जाएगा। एक लीनियर होता है बढ़ने की रफ्तार, एक संभावित रफ्तार है जो आपको पता है। जैसे जैसे फिजिकल एक्टिविटी या स्ट्रेस आपको बढ़ रहा है तो उसी रफ्तार से बढ़ रहा है, जैसे स्ट्रेस कम होगा तो कम हो जाएगा। तो ये एक नॉर्मल रिस्पॉन्स है, ये होना चाहिए। ये नहीं हो रहा तो भी गड़बड़ है। तो ये एक नॉर्मल एक्टिविटी है, इसमें डरने की जरूरत नहीं है। बट जैसे जैसे रफ्तार बढ़ती है और घबराहट बढ़ती है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि नॉर्मल बीट बढ़ने से घबराहट नहीं बढ़ती है, हर किसी को डर लगना शुरू होता है। तो एक डर की जो चीज अगर आपके अंदर आनी शुरू हो गई, घबराहट होनी शुरू हो गई, तब वो रिदम गड़बड़ है, तब वो हार्ट रेट नॉर्मल नहीं है। कि जब, हाँ, जब तक आपको घबराहट ना हो और उसके साथ डर ना हो, तब तक इस हार्ट बीट से, इस नंबर से डरने की जरूरत नहीं कि 100 चला गया, 120 चला गया, 130 चला गया, तब तक डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन 110 पे ही अगर आपको डर लगना शुरू हो गया, पता नहीं क्या हो जाएगा, सिंकिंग फीलिंग आती है कि मैं सिंक कर रहा हूँ, मुझे कुछ खराब होने वाला है, डर लग रहा है, कहीं कुछ हो ना जाए, ये जब फीलिंग आनी शुरू हो जाए तो ये नॉर्मल नहीं है। क्योंकि आपने अच्छी जानकारी, मेरी चिंता भी दूर कर दी, वरना सवाल करते करते मुझे लग रहा था अब मैं पहले यहाँ से उठ के डॉक्टर से कंसल्ट कर लूं, उसके बाद सो करूं, कि कहीं ऐसा ना हो कि, क्योंकि आए दिन और खास करके कितने सारे जर्नलिस्ट की लिस्ट बहुत लंबी है, इस कोविड काल में हमने बहुतों को खो चुके हैं। इसलिए मुझे चिंता सी हो गई कि आपने जैसे ही कहा कि स्ट्रेस से धड़कनें बहुत तेज हो जाती है, मुझे लगा ऐसा तो मेरे साथ कई बार हो चुका है, वो नॉर्मल मैं है, भी उस रिस्क में तो नहीं आ चुकी हूँ। चलिए वो अब मैं नॉर्मल। अगले सवाल की तरफ बढ़ती हूँ। According to some studies, many patients are experiencing broken heart syndrome during the COVID-19 pandemic. What is this syndrome and what are its symptoms? Dr. Hari Mohan ji. देखिए, ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम एज इन ये कॉमन वर्ड दे दिया गया है, कार्डियोमायोपैथी होता है। ताकासुबो कार्डियोमायोपैथी होता है कि हार्ट जो है एक जापानीज ऑक्टोपस का शेप ले लेता है। तो इसीलिए कहा जाता है इमोशनल ओवरड्राइव जब होती है तो हमें कार्डियोमायोपैथी होता है, मतलब कि कार्डियक मसल जो है उसमें प्रॉब्लम्स आते हैं। इसीलिए उसे बोला गया है कि ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम। होता क्या है कि इतना पैनिक और इतना कैओस क्रिएटेड था कि जैसे ही कोविड पॉजिटिव कोई भी पेशेंट होते थे तो इमोशनल ओवरड्राइव होने लगता था उनके उनके अटेंडेंट को, दोनों को, कि अब पता नहीं क्या ही हो जाए। तो इमोशनल ओवरड्राइव जब भी होता है और जब भी कोई पेशेंट्स ऐसे डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के ऑलरेडी पेशेंट्स होते हैं या फिर फैक्टर्स होता है जो कि उस तरफ इंडिकेट करता है, तो ऐसे पेशेंट्स जो हैं उनको ये ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम जो हम लोग यूज करते हैं वर्ड, वो होने की संभावनाएं होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंड, जो हार्ट अटैक का जो सिम्टम है, बेसिक सिम्टम हमें हर किसी को पता होना चाहिए। जैसे चेस्ट पेन होना चाहिए, चेस्ट पेन ऐसा हो लगे कि कोई छुरा भौंक रहा है या फिर कोई पत्थर रख दिया हो, ठीक है ना। ये नॉर्मल चेस्ट पेन जो होता है कि अरे थोड़ा सा बायां दर्द दे रहा है, दाहिना दर्द दे रहा है, ये पेट में परेशानी गैस्ट्राइटिस की वजह से भी होता है और मोस्ट कॉमन कॉज है। जी। और इन केस अगर चेस्ट पेन होता है तो फिर अगर लेफ्ट हैंड में रेडिएट करता है तो दैट डजंट सिग्निफाई कि अगर लेफ्ट हैंड में पेन जा रहा है तो ये हार्ट अटैक ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप हाथ हिला के देखें कि शोल्डर पेन की वजह से तो नहीं है हमारा यहाँ पे पेन, या फिर ऐसे पीछे पीछे करके देखेंगे कि पीछे करने से ये दोनों साइड में तो पेन नहीं है। क्या होता है कि हमारा रिब्स जो है स्टर्नम बीच के जो वहां ज्वाइन करता है, उसको हम लोग कहते हैं कोस्टोकॉन्ड्रोल जंक्शन। इस जगह पे एक ज्वाइंट रहता है, अगर उसका इन्फ्लामेशन हो जाता है तब भी हमें चेस्ट पेन थोड़ा थोड़ा होता है। लेकिन अगर इस तरह से करने से अगर वो पेन है तो वो उसका पेन है, वो हार्ट अटैक नहीं है। तो चेस्ट पेन को डिफाइन भी करना है कि हमें क्यों, कौन सा चेस्ट पेन किसका है।
और जब भी हार्ट अटैक होता है तो स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है, अनटिल और अनलेस आप डायबिटिक नहीं है। डायबिटीज में ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हमारा थोड़ा सा ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी हो जाती है, नर्वस सिस्टम थोड़ा सा कम काम करता है, तो इसमें नहीं पता चल पाता। इन जनरल जो है स्वेटिंग होगी, आपको ट्रेमर होगा, इन बहुत सारे केसेस में देखा जाता है कि वॉमिटिंग होगी और इतनी प्रोफ्यूज स्वेटिंग होगी कि आपको लगेगा पता नहीं ठंड में भी इतनी गर्मी कैसे लगती है, इनकेस अगर ठंड में होती है। तो इसीलिए पहले ही डिसाइड करें कि अगर चेस्ट पेन है, स्वेटिंग है, तो हमें हार्ट अटैक है। और ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम ये वर्ड जो है ये कम होता है, ये पेशेंट्स को कम होता है, ये इन जनरल नहीं होता है। वही इमोशनल ओवरड्राइव को बचाना है, क्योंकि हमारा हार्ट जो है वो ऑटोनॉमिक जो फंक्शन होता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, हम लोग 8th-9th में पढ़ते हैं कि एक सिंपैथेटिक होता है कि जो डर लगने वाला, जैसे कुत्ता, हम लोग एग्जांपल जब पढ़ाते हैं तो बोलते हैं कि कुत्ता पीछे पड़ जाए तो क्या स्थिति होती है, उसी में सिंपैथेटिक सिस्टम है वो, तो वो डर की स्थिति बनती है, तो हार्ट रेट ऐसे भी पंप आउट होता है ना, जब आप दौड़ते हैं तो ऐसे भी बढ़ जाती है। तो उसी में अगर डिस्टर्बेंसेस है तो उसको भी आइडेंटिफाई करना है, और पैथोलॉजिकल है वो फिजियोलॉजिकल है, अगर पैथोलॉजिकल कुछ चीजें हैं तो उसको भी आइडेंटिफाई करने के लिए ये सारी सिम्टम्स हैं। लेकिन यही है कि हार्ट जब भी डायबिटिक पेशेंट है उसमें बीटा ब्लॉकर नहीं देना है, सो दैट कि मतलब वो सारी चीजें मास्क ना हो। मेरा ये मानना है कि मतलब वो चीजें अगर आपको डायबिटिक हैं या फिर बीटा ब्लॉकर पे हैं तो ये चीजें नहीं आती हैं, पेशेंट्स को ये सिम्टम्स नहीं आता है, तो वो लोग नहीं आइडेंटिफाई करते हैं, इस कारण से दिक्कत में पड़ जाते हैं। तो यही सारी चीजें हैं। जी बिल्कुल, आपने काफी अच्छी जानकारी दी कि खुद गूगल से पढ़ के डॉक्टर नहीं बन जाना है, हार्ट सिम्टम्स को, उस तरह के हार्ट अटैक को नहीं समझना है, सिम्टम्स को पहचानना है, डॉक्टर के कंसल्ट में रहना है। नहीं तो आजकल यही देखा जा रहा है कि लोग गूगल में मारते हैं सर्च, ऐसा हुआ तो सोचते हैं कभी-कभी छोटी सी बीमारी और टेंशन ले लेते हैं और समझने लगते हैं बहुत सारे पेशेंट्स को हम लोग आजकल ट्रीट कर रहे हैं, गूगल से पढ़ के आते हैं और वो गूगल वाला सारा इंफॉर्मेशन हमसे डिमांड करते हैं कि आप मुझे दें, हम लोग देते भी हैं, लेकिन कभी भी जब बीमार हैं एटलीस्ट तब तो गूगल खोले ही नहीं, क्योंकि जैसे ही गूगल खोलेंगे ना तो हम लोग एक टर्म यूज करते हैं साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, PNI, सर को बहुत अच्छे से, सर इसको और ज्यादा फोकस करेंगे। होता क्या है कि जब भी हम कोई सिम्टम पे, एक एग्जांपल है पेशेंट का कि ECG हुआ था, 2 पेशेंट का ECG हुआ, एक पेशेंट को हार्ट अटैक था, एक पेशेंट को नहीं था, दोनों का ECG एक्सचेंज हो गया, कभी कभी रिपोर्ट्स एक्सचेंज हो जाते हैं ना, रिपोर्ट्स एक्सचेंज हो गए, पेशेंट को घर गया, उसको रिपोर्ट देखा कि अच्छा यहाँ पे हार्ट अटैक है, वो कल सुबह से कह रहा है कि मेरे बाएं हाथ में दर्द है, मेरे चेस्ट में दर्द है, और जिसको हार्ट अटैक माइल्ड लेवल का था उसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तो आप जब भी इन चीजों को पढ़ते हैं तो सिम्टम भी उस तरह से डेवलप होने लग जाता है, तो इसलिए अवॉइड करें, प्लीज अवॉइड करें। कोई ना कोई आजकल डॉक्टर इतने एक्सेसिबल हैं, आपको ऑनलाइन टेली कंसल्टेंसी पे आपके किसी ना किसी ग्रुप में कोई ना कोई डॉक्टर अवेलेबल है, आप उससे जरूर सलाह लें तभी आगे बढ़ें। जी, आपने बहुत सही बात की। जब आप सुनते हैं या पढ़ते हैं तो लगता है, जैसे पिछले शो में मैंने किया था, उन्होंने कहा था कि मान लीजिए सबको कोरोना है, ये सिम्टम्स, तो मुझे लगा था जो सिम्टम्स वो बता रहे थे, तो मुझे उठने के बाद लगा कि इनमें से 4-5 सिम्टम्स मेरे में भी तो लग रहे हैं, कहीं मुझे भी तो कोरोना नहीं हो गया है। तो ये आपने अच्छी बात बोली, अगर आप सोचने लगते हैं उन सिम्टम्स के बारे में तो आपके अंदर थोड़े बहुत महसूस होने लगते हैं, वो सिम्टम्स हमारे अंदर भी आ रहे हैं। तो बहुत ज्यादा सोचना नहीं है और बहुत ज्यादा गूगल नहीं करना है। प्रशांत जी, आप क्या कहेंगे? हाँ, ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। तो इससे एक्चुअली निकलने की जिम्मेदारी सिर्फ हमारी इंडिविजुअल नहीं है, पूरे समाज की है। जिन चीज़ों के बारे में हमें आज सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को बताना पड़ रहा है, बेसिकली अगर देखा जाए तो एडवांस कंट्रीज में ये सब बेसिक एजुकेशन का एक पार्ट है। जब एक बेसिक ट्रेनिंग होती है, मैं स्कूल ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ, कॉलेज ट्रेनिंग की बात नहीं कर रहा, स्कूल ट्रेनिंग की बात है, उसी में आपको हार्ट के सिम्टम्स कैसे हैं, साइकोलॉजिकल सिम्टम्स कैसे हैं, साइकोलॉजी क्या है, एक बेसिक ट्रेनिंग हर इंडिविजुअल को देनी चाहिए कि जिंदा रहने के लिए क्या क्या उपाय किए जाते हैं इमरजेंसी की क्षणों में और क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है। वो बेसिक ट्रेनिंग हमारे यहाँ हमारे एजुकेशन सिस्टम में अभी नहीं है। मैं अपना एक एग्जांपल दूंगा। आज से करीब करीब 30 साल पहले मैं एक ट्रेन में एक इजरायली दंपति से मिला था। वो इंडिया घूमने आए थे। मैं मेरे ख्याल से उस समय फर्स्ट ईयर में रहा हूँगा MBBS में शायद। तो उन्होंने बताया, दे बोथ वेयर इंजीनियर्स, और उन्होंने बताया कि हमारी जो फर्स्ट ईयर की किताबें हैं एज ए रेफरेंस उन्होंने अपने इंजीनियरिंग के प्री इंजीनियरिंग कोर्स में पढ़ी थी, ये पढ़ाई गई थी रादर। पहला जो 1 साल था उसमें उन्हें इंजीनियरिंग का कुछ भी नहीं पढ़ाया गया था। जनरल चीजें थी, जैसे कार्डियक रिससिटेशन कैसे करना है, CPR कैसे देना है, हमारे शरीर में अंग कितने हैं उसके बारे में पढ़ाई, साइकोलॉजिकल जो कुछ चैप्टर्स हैं, डिप्रेशन क्या है, एंजाइटी क्या है, इसके बारे में पढ़ाई। मतलब
एक पूरे साल के करिकुलम में पूरे लाइफ को जीने की जो बेसिक नीड्स हैं, जो आपको जानना चाहिए बीइंग एजुकेटेड, वो एक करिकुलम में है। मतलब वो ऑप्शनल नहीं है, वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। पढ़ना ही पढ़ना। तो ये एक बेसिक एजुकेशन की चीज है। जब तक समाज इस लेवल पर सोचकर नहीं बढ़ेगा आगे, तब तक हमें और आपको सबको बताना पड़ेगा जी हार्ट अटैक ऐसे हो रहा है, इसको ये करो। सीपीआर की मशीन हम में से 90% लोगों ने देखी नहीं होगी कि सीपीआर करते कैसे हैं, और जो कार्डियक रिवर्सल देते हैं, जो हार्ट का शॉक लगाते हैं, वो सिर्फ मूवीज में ही लोग देख पाते हैं, रियल लाइफ में नहीं देख पाते। तो ये एक कमी है। ये एक अच्छी बात नहीं है। आज के टाइम पे आप 2021 की बात कर रहे हैं, तो 2021 में कम से कम +2 तक जाते-जाते, rather +2 भी नहीं, 10th तक, हर एक इंसान को, हर एक जो भी पढ़ा-लिखा व्यक्ति है, 10वीं तक का क्लास में है, उसे एक बेसिक एजुकेशन इस तरह की निश्चित रूप से दी जानी चाहिए कि इमरजेंसी लाइफ सेविंग मेजर्स क्या हैं? भूकंप आता है तो कैसे बचना है? आप सोशल मीडिया की तरफ से, टीवी से एक बार बताकर आप लोगों को नहीं जागरूक कर सकते, आपको इसको करिकुलम में लाना पड़ेगा। हार्ट अटैक आता है तो लोगों को सीपीआर ही अगर देना है, तो हार्ट पे थम्पिंग कैसे करनी है? मॉडल पे आपको जो प्रैक्टिकल लैबोरेटरीज हैं, जो बायोलॉजी के लैब्स हैं, या वहाँ जो कोई भी है 10th क्लास में जो भी लैब्स हैं, वहाँ बताना पड़ेगा। रादर आज के डेट में देखते हैं कि लैब्स धीरे-धीरे बंद हो रहे हैं। थ्योरेटिकल ज़्यादा रह गया, ऑनलाइन ज़्यादा चीज़ें रह गई, और लैब्स में लोग नहीं जाते, नहीं हो रही चीज़ें। तो आप बेसिक चीज़ों को ठीक नहीं करेंगे और आप चाहेंगे कि डॉक्टर सीधा का सीधा एक ही बार में सब कुछ कर ले, तो डॉक्टर भी तो वहीं से बीच में से बनकर आता है। तो ये हम सबकी ज़िम्मेदारी है, कम से कम आज से ही ये करें कि हम आपके अंडर जितने भी लोग एडुकेट हो रहे हों, चाहे वो बच्चे हों या घर के बड़े-बूढ़े हों, जब भी आप चर्चा करते हैं, बैठकर चाय पीते हैं, तो आप उसी बीच में एक दौरान ये भी चर्चा कर सकते हैं कि इस तरह के सिम्पटम आते हैं। हाँ, इसको ओवर एक्ज़ैजरेट ना करें। दिक्कत ये होगी कि जब 40 साल की उम्र में किसी को सिखाने जाएँगे, तो कोई एक्सेप्टेंस इतनी जल्दी नहीं आती। तो उसके लिए तरीके बदलने पड़ते हैं आपको एक अच्छा एजुकेटर बनना पड़ता है, तब जाकर आप उनको वो चीज़ें डाल पाएँगे। बट बच्चों को तो कम से कम ये आदत ज़रूर डालें कि कम इसका छोटा-मोटा वीडियो भी कहीं से अगर अच्छा कुछ मिला है, तो वो सब चीज़ें स्प्रेड आउट करके लोगों को बताइए कि जो लाइफ सिचुएशन में इमरजेंसीज़ है, ड्राउनिंग में जैसे डूब रहा है, आग में जा रहा है, या हार्ट अटैक आ रहा है, तो प्राइमरी सिम्पटम्स क्या हैं, उससे बचाव के उपाय क्या सब हैं। तो हमें हार्ट अटैक के बारे में इतना ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 99% लोग सेव रहेंगे और टाइमली जगह पे पहुँच जाएँगे। जी, प्रशांत जी ने बहुत अच्छी बात कही कि 99% लोग सेव रहेंगे, 1% को ही खतरा है। अगर हम जागरूक रहे, हमारे प्राइमरी जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें हो, और घर में चाय पे चर्चा में हम इधर-उधर की जो अन्य राजनीतिक बातों में उलझे रहते हैं, उससे बेहतर है कि अगर इन चीज़ों पे हम चर्चा करें, तो हमारे घर के लोग आसानी से सुरक्षित रहेंगे, हमें फालतू की हॉस्पिटलों की दौड़-भाग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो स्थिति ही शायद ना आए अगर हम सब जागरूक रहें तो। बहुत अच्छी जानकारी दी आप लोगों ने मिलके। अब मेरा अगला सवाल है, डज़ ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम कॉज़ एनी सीरियस साइड इफेक्ट्स? क्या इसका कुछ सीरियस साइड इफेक्ट्स होता है अगर ये हो जाए तो? अभी तो आप लोगों ने कहा कि ये बहुत कम संभावनाएँ हैं, नहीं होगा, जैसे कि हरिमोहन जी ने कहा। लेकिन अगर हो जाए तो क्या इसका कुछ सीरियस साइड इफेक्ट है? हरिमोहन जी। देखिए, जब भी ये चीजें कार्डियोमायोपैथी वगैरह हो जाती है और ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम अगर हो जाता है, तो ये डायग्नोज खुद से नहीं कर सकते हैं आप। आपको डायग्नोज करने के लिए आपको एक इकोकार्डियोग्राफी करना होगा, या फिर ईसीजी पे उतनी अच्छी फाइंडिंग आती नहीं है। तो आपको एक किसी कार्डियोलॉजिस्ट या फिजिशियन, जनरल फिजिशियन जो कार्डियोलॉजी के प्रैक्टिस करते हैं, उनके पास जाना ही होगा, और दे विल टेक केयर ऑफ दैट। वो लोग मेडिसिन देते हैं और वो मेडिसिन चलती हैं, फिर चीजें ठीक हो जाती हैं। मतलब मैं जानना चाहती हूँ इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं? कुछ इसपे एज इन साइड इफेक्ट्स, देखिए कोई भी डिजीज के साइड इफेक्ट्स एज इन कुछ नहीं होता। आई मीन टू से कि जब भी कोई डिजीज है तो उसका क्योर है, या फिर ट्रीटमेंट लीजिए, या फिर अगर नहीं ट्रीटमेंट लेंगे तो दैट विल लीड टू योर डेथ। अगर आप फीवर ही आपको आ रहा है, मलेरिया ही है, और आप मेडिसिन नहीं लेंगे तो मलेरिया विल लीड टू डेथ, डेंगू विल लीड टू डेथ। तो चीजें, छोटी छोटी चीजें भी, टाइफाइड से भी डेथ होती है। तो आपको जब ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम है और ये चीज खुद से डायग्नोज करना मुश्किल है, अगर है तो वो जो डायग्नोज करेंगे उसको बचा लेंगे आराम से। वो अगर डायग्नोज कर सकते हैं तो ट्रीट भी अच्छे से करेंगे। तो इसमें साइड इफेक्ट्स एज इन कुछ नहीं है। क्रॉनिक, आप जो आपका सवाल मैं समझ पा रहा हूँ कि ये जिंदगी भर रह जाएगा या फिर क्योरेबल है, ये समझ। तो क्योरेबल है ये चीजें, अगर आप मेरे मेडिसिन ख्याल से ये प्रॉपर। कुछ और पूछना चाह रही हैं। हाँ 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 ये हाँ। जानना चाह रहे हैं कि अगर कोई इंसान जिसको कार्डियोमायोपैथी डायग्नोस हो गया, तो उससे और जिंदगी में क्या-क्या परेशानियां होंगी, करेक्ट? जी, जी प्रशांत जी। ओके। बताइए कुछ। तो बेसिकली कार्डियोमायोपैथी तो एक डिजीज हो गई ना, जिसमें हार्ट की पंपिंग स्लो है।
तो आपके शरीर के डिमांड के हिसाब से वो उतना पंप नहीं कर पाएगा, तो आपकी जो डे टू डे एक्टिविटीज है वो स्लो हो जाएंगी अगर आप जबरदस्ती उसमें रेस लगाने की कोशिश करेंगे। आप ये मान के चलिए, आप कभी कार्डियोमायोपैथी होने से पहले 100 मीटर के धावक थे, और कार्डियोमायोपैथी हो गई तो आप 100 मीटर के नहीं, अब आप 800 मीटर के धावक हो गए। अब 800 मीटर के धावक हैं तो आपको उसी रफ्तार से सारी चीजें, पूरे जिंदगी की सारी चीजें चलानी है। आपको 100 मीटर का स्प्रिंटर नहीं बनना है कभी भी। अगर आप बनेंगे तो डिमांड बढ़ेगी और उस डिमांड की सप्लाई कार्डियो आपका हार्ट नहीं कर पाएगा, तो उसमें आपको दिक्कत आएगी। और ये तब तक है जब तक आपका हार्ट कार्डियोमायोपैथी में है। ये एक्यूट भी हो सकता है, क्रोनिक भी हो सकता है। एक्यूट मतलब किसी वजह से कार्डियोमायोपैथी अभी दिख रही है, वो धीरे धीरे ठीक हो जानी है। और दूसरा, ये एक लाइफ लॉन्ग फेनोमेना रह गई कि आपका हार्ट ही उस तरीके का ट्रांसफॉर्म हो गया, चेंज हो गया, तो आपको लाइफ लॉन्ग अपने लाइफ स्टाइल को एडजस्ट करने की जरूरत है। अदरवाइज फाइनली हार्ट धीरे धीरे फेल करता है, और फिर आप हार्ट ट्रांसप्लांट और फलाना उन सब की बातें करते हैं। बेहतर है कि उससे पहले वाली स्थिति में रहें, और जितना आपको लाइफ एडजस्ट करके लाइफ चल सकती है उसमें चलाएं। तो छोटी मोटी दवाइयों के साथ आप चल सकते हैं। साइड इफेक्ट यही है कि अगर एक बार कार्डियोमायोपैथी आपको डायग्नोस हो गई की है, तो आपको लाइफ को रीएडजस्ट करने की जरूरत है। प्रशांत जी ने बहुत आसान शब्दों में समझाया कि अगर पहले हम 100 मीटर की रेस कर रहे हैं तो अब समझ ले कि 800 मीटर वाली करनी होगी। हमें अपना लाइफ स्टाइल एडजस्ट करना है, अपनी स्पीड कम कर देनी है। बहुत अच्छी बात आपने कही। अगर क्योर हो गया तो अच्छी बात है, और नहीं तो हमें एडजस्ट करने की जरूरत है इसके साथ। इससे हम भाग नहीं सकते। अब मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ती हूँ। अगला सवाल है, व्हाट हार्ट पेशेंट्स नीड टू नो अबाउट कोविड-19? As in, I think I have explained it earlier also कि चीजें मैंने बता दिया कि हार्ट पेशेंट्स, हार्ट की कोई भी या फिर कोई भी अदर कोमॉर्बिडिटीज के पेशेंट है कोई भी, तो उन्हें जो है आपको शुरू से ही, वेरी फर्स्ट डे ऑफ द सिम्टम से ही हमें अलर्ट और अवेयर रहना है। अगर कोई हेल्दी है और कोई हार्ट डिजीज ऑलरेडी डायग्नोस्ड है, तो दोनों में यही डिफरेंसेस है कि आपको वेरी फर्स्ट डे से कंसल्टेशन में चला जाना है। फर्स्ट डे में सिम्टम्स में पहले भी बता दे रहा हूँ, फिर से मैं गिना दे रहा हूँ कि आपको अगर आंख में भी परेशानी है, कि आंख में लग रहा है कंजक्टिवाइटिस जैसा कुछ, नाक बह रहा है, या सर्दी है, या फिर बदन दर्द है, या फिर हेडेक है, इसको नॉर्मल ना माने कि जो आज थोड़ा लगता है कि जो आइसक्रीम खा लिए हैं इस कारण से हो रहा है, या फिर बाहर बारिश में भीग गए इस कारण से हो रहा है। जब तक प्रूव ना हो जाए कि ये कोरोना नहीं है, तब तक ये मान के रखना है कि कोरोना है। फीवर आए ना आए, लोग क्या पैरामीटर मान चुके हैं अपने आप में कि फीवर आया तभी कोरोना है, नहीं आया तो कोरोना नहीं है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, एकदम सरासर गलत है कि आपको हर वक्त आप नहीं कह सकते हैं कि आपको कोरोना है तो आपको फीवर आएगा ही। फीवर डायरिया के साथ भी प्रेजेंट करता है, तो वो तब क्या बोलेंगे, कुछ खा लिए होंगे इस कारण से हुआ होगा। नहीं, आपको वेरी फर्स्ट डे से अलर्ट और अवेयर हो जाना है। अभी या तो कोविड पॉजिटिव है या कोविड सस्पेक्ट है, कोई कोविड नेगेटिव नहीं है। ये अपने आप को कोविड नेगेटिव नहीं मानना है, या तो पॉजिटिव मानना है या सस्पेक्ट मानना है, नेगेटिव नहीं मानना है। इसीलिए वेरी फर्स्ट डे से आप अपने डॉक्टर के कंसल्टेशन में आ जाएं, और अंडर डॉक्टर्स ट्रीटमेंट आप ट्रीटमेंट में रहें। अभी आप शुरू में अपने आप को इलाज देखिए, घर में रह के ठीक हो जाए, वो ज्यादा बेहतर है 1000-2000 रुपए खर्च करके, या फिर मतलब सीवियर और मॉडरेट लेवल में होके और जाके हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाते रहे। और हॉस्पिटल्स में, हॉस्पिटल की मेंटेनेंस हाई है इसीलिए कॉस्ट हाई है। मैं ये नहीं कहूंगा कि हॉस्पिटल में खर्च ज्यादा है, हॉस्पिटल की मेंटेनेंस हाई है। आप उस तरह की सर्विसेज अवेल करना चाहती हैं, तभी आपको उतने कॉस्ट पे करने पड़ते हैं। तो इसीलिए पहले से ही अवेयर रहना है, पहले से ही अच्छे से रहना है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही कि हॉस्पिटल जाने से बचने के लिए आपको पहले से ही फर्स्ट डे से अपने सिम्टम्स पहचानने होंगे और जानने होंगे। इस पे मैं थोड़ा-सा प्रशांत जी से जानना चाहती हूँ कि जैसे इन्होंने कहा कि जो प्राइमरी सिम्टम्स हैं, जो ऐसे आ जाते हैं, तो नॉर्मली अभी क्या है कि अगर आप कई जगहों के टेम्परेचर देख रहे हैं कि अभी के समय में कुछ जगह बारिश भी हो रही है, लेकिन अगर कुछ जगह जहाँ नहीं हो रही है, 40-42 कहीं इस तरह की जा रही है। ऐसे में लोग, क्या हो रहा है ना कि पानी गर्म हो जा रहा है, तो गर्म पानी पी भी नहीं पा रहे हैं। और कभी-कभी क्या होते हैं, घर में सारे लोग मना तो करते हैं, लेकिन कुछ लोग खुद से भी जो मना करने वाले, तो खुद भी अपने पानी में थोड़ा-सा फ्रिज से ठंडा पानी मिला के पी ले रहे हैं। और इसके जो इफेक्ट, कभी एसी चला ले रहे हैं, कभी एसी बंद कर दे रहे हैं कि भाई नहीं एसी नहीं चलाना है, कोरोना हो जाएगा। कभी-कभी आराम से चला रहे हैं, तो कुछ सर्दियाँ या खांसी, मतलब कुछ इस तरह के सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं। तो क्या इसको भी कोरोना मान लिया जाए, या फिर इस तरह के कारण ये ऐसे डेवलप हो रहे हैं? महामारी के दिनों में जिस भी एरिया में महामारी चल रही होती है, वो भारत हो या पूरा संसार हो,
तो महामारी के दिनों में यह मानकर चला जाता है कि इस बीमारी से, इस महामारी से रिलेटेड कोई भी सिम्टम किसी वक्त अगर हो रहा है तो प्राइमा फेसी वो उस महामारी का ही एक पार्ट है। अगर आप इसको इग्नोर करते हैं तो आप अपने आप को नुकसान में डालने की तरफ बढ़ाएंगे। इसे फ्रिज के पानी से पीने से, नहीं पीने से लेना देना सेकेंडरी है, ना हो तो बोनस है। ठीक है, फ्रिज के पानी पीने से गला खराब हो गया, ये आपके लिए बोनस है। लेकिन अगर वो महामारी का एक पार्ट है और आपने इस तरीके से आप 4 दिन बिता दिए, 5 दिन आप इग्नोर करते रहे और छठे दिन आप लैंड अप करते हैं कहीं, तो आप अपने आप को नुकसान में डालेंगे। तो जब भी महामारी अनाउंस होती है या महामारी चल रही होती है और पूरी तरीके से खत्म नहीं है, तो इससे रिलेटेड जितने भी 15-20 सिम्टम है, आज तक हर एक किसी को पता है, तो उसमें से कुछ भी अगर आपको हो रहा है तो पहला आप मान कर चलें कि ये है, पहले इसको एक्सेप्ट कीजिए। देखिए, कभी भी लड़ाई जीतने का सबसे आसान तरीका और सबसे पहला तरीका, सुलझा हुआ तरीका ये है, पहले आप मानिए कि लड़ाई हो रही है। जी बिल्कुल। तो पहले आप एक्सेप्ट कीजिए कि बीमारी है, तभी आप उससे लड़ पाएंगे। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एक्सेप्टेंस नहीं है, तो आप नहीं लड़ सकते। फिर आप अपने आप को इधर उधर छुपाएंगे, बाएं दाएं करेंगे और वहां गलती करेंगे। दूसरी ये इस वजह से एक और कारण से बढ़ रहा है कि आज हर कोई अपने आप में अपना डॉक्टर बनाता है। ये भी हमारे समाज की कमी है। मैंने पहले भी अपने पुराने अलग अलग मंचों से, अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस में भी कहा है कि महामारी ने आपको फिर से एक बार मौका दिया है कि आप अपने घर के आसपास किसी एक फैमिली फिजिशियन को आइडेंटिफाई कीजिए, वहां पे एनरोल कीजिए अपने आप को, जाकर उनसे जान पहचान बढ़ाइए। आपको एक बार जाने में कोई कष्ट नहीं हो रहा किसी भी तरीके से, और अपनी पूरी फैमिली को उनके रडार पे रखिए। एक कॉन्फिडेंस लेवल धीरे धीरे समय के साथ डेवलप होगा। तो अगर डायरिया भी होता है तो उनको पता है कि इनके घर में पानी की सप्लाई गड़बड़ आती है तो डायरिया वहां से हो रहा होगा। अगर आप बार बार अपने फिजिशियन को बदलेंगे तो ये चीजें वो आइडेंटिफाई करने में हर किसी को समय लगता है, हर कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। तो जो आइडेंटिफाई कर लिया वो अच्छा डॉक्टर बन गया, जो नहीं समझ पाए वो खराब डॉक्टर हो गया। ये हमारी कमी है। तो कोरोना ने फिर से मौका दिया है कि आप अपना एक फिजिशियन आइडेंटिफाई कीजिए जो आपके फैमिली फिजिशियन हो, और छोटी से लेकर बड़ी बीमारी तक हर चीजों में आप पहले उनसे सलाह लीजिए, उसके बाद आप स्पेशलिस्ट के पास हैं। वो अपने आप भेज देंगे। जब भी लगेगा कि ना अब आपको स्पेशलिस्ट को दिखाने की जरूरत है तो आपको भेज देंगे। कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं होता कि हर बीमारी का इलाज खुद ही करना चाहता है, बशर्ते आप भरोसे के साथ उनसे अटैच रहें। तो जब भी आपके सवाल पे दोबारा आता हूँ कि जब भी किसी भी तरह के सिम्टम आपको दिख रहे हैं, जो 14-15 सिम्टम्स हैं जो मीडिया के माध्यम से बताए गए हैं, उसमें से अगर कुछ भी हो रहा है तो अभी महामारी का क्षण है, आप मान कर चलिए कि ये है। तो अर्ली क्षणों में अगर आप इलाज शुरू करते हैं तो आप इससे बड़ी जल्दी बाहर निकलेंगे। इसके लिए मैं एक ऐड करना चाहता हूँ। एक मैं जनरली अपने पेशेंट्स को यही बोलता हूँ कि कुछ ज्यादा दवा खा लेने से हानि कम है, रादर देन कि आप दवा ना खाएं और फिर मुश्किल में पड़े। कुछ दवाएं जाएंगी, थोड़ी साइड इफेक्ट कर लेंगी, करने दो, लेकिन अभी जो है इस समय नहीं है कि हम रिस्क ले सकते हैं। इग्नोर मत कीजिए। दोनों ने बहुत अच्छी जानकारी दी। जिनको लगता है थोड़ी सी ज्यादा दवा खा ले तो साइड इफेक्ट हो जाएगा, पर अभी के समय में बचना है, अपनी जान बचानी है तो थोड़ा खा लो, साइड इफेक्ट जो है आपके डॉक्टर संभाल लेंगे। और आपने बहुत अच्छी बात की प्रशांत जी कि फिजिशियन से आप टच रखें, विश्वास रखें। लेकिन आजकल ज्यादातर यही हो रहा है कि कोरोना हुआ है, थोड़ा उस डॉक्टर से पूछ लिया, थोड़ा उस डॉक्टर से, 4 डॉक्टर से पूछ लिया, और जो सुविधाजनक लगा, जो लगता है कि नहीं ये हम इजीली कर सकते हैं, चारों डॉक्टर से वो इजी वाला पार्ट उठा के लोग उसको अप्लाई करते हैं। लेकिन क्या होता है कि वो इजी वाले पार्ट के चक्कर में ज्यादा बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें जो करना है वास्तव में वो कर नहीं रहे हैं, और चारों डॉक्टर के इजी जो उन्हें लगा वो उन्होंने कर लिया। ये आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। एक डॉक्टर पे पहले विश्वास बना के रखें, वो आपको लगेगा कुछ आगे भेजना है तो खुद ही आगे भेज देंगे।